नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से रविकांत मित्र त्रिपाठी और आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो ऐसा क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए कि जब पहली बार मेरे सामने किसी तरह का कोई भी मैकेनिज़्म अवेलेबल नहीं है। मैकेनिज़्म आपको बताऊं कि एक हमारे यहाँ चीज़ होती है जिसको हम बहुत लोग टेक्निकली देखते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर। कभी आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा। टेलीप्रॉम्प्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जब कोई व्यक्ति वीडियो क्रिएट करता है ना, जैसे मेरे जैसे लोग जब वीडियोस बनाते हैं तो वो सामने स्क्रीन रखते हैं। मैं भी रखता हूँ। मैंने कई बार आपको बताया ना कि मैं किताब लेकर के ही पढ़ाता हूँ। जब मैं आपके सामने पढ़ाने के लिए बैठता हूँ तो मेरे सामने किताब रहती है या फिर लैपटॉप रहता है। लैपटॉप में कंटेंट खुला रहता है और यानी तो फिर किताब में कंटेंट खुला रहता है। मैं वहाँ से देख करके आपके सामने उसको डिस्क्राइब करता हूँ। लेकिन आज का जो सेशन है ना, मैं बहुत ही हार्टली बता रहा हूँ और आज का सेशन मैं बड़ा हार्टली लेके आया भी हूँ। मतलब पूरी दिल की ईमानदारी से मैं आज के सामने बैठा हूँ बस 10 मिनट की बातचीत करने के लिए। और इस बातचीत का एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स, जिनको मैं अपने कलेजे का टुकड़ा कह सकता हूँ, जितना प्यार आप लोग मुझे करते हैं ना, शायद उतना मैं भी आपको करता हूँ। और बड़े हिम्मत के साथ और बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि हमारी जो फैमिली है ना, वो 24,000 प्लस पे जा रही है। कोई भी एजुकेशनल चैनल, आई थिंक यूट्यूब का जो एजुकेशनल चैनल होते हैं ना, वो इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करते, ऐसा मेरे बहुत सारे कलीग्स ने बताया। मुझे भी ऐसा पता है। मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के स्नेह और अपने प्यार को इतना धन्यवाद मैं क्यों देता हूं कि मैंने पिछले वर्ष जब अप्रैल में अपना चैनल शुरू किया था तो मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया था कि एक साल में, यानी ये जो हमारा ईयर जा रहा है सन 2020-21 का, जब ये साल हमारा कंप्लीट होगा, यानी जब हम एक साल के होंगे तो हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। जी लिटरली मैं बता रहा हूँ, 1000 सब्सक्राइबर के लक्ष्य पे चालू हुआ था ये चैनल। और ये चैनल पहुंचा कहाँ? आज हम लोग 24,000 प्लस कर चुके हैं। 13 महीने का समय लगा हमको। तो ऐसा नहीं कि मुझे लगा। अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पे, जिस मुद्दे के लिए आज मैं यहां बैठा हूं और आपके साथ ये 2 मिनट का संवाद करना चाहता हूं। प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th as well as in the class 10th, all of the students are please be informed with that कि मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, जो लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि सर बहुत ज़्यादा निराशा मेरे ऊपर हावी हो गई है, हम लोग इतने ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं करता। पढ़ने का मन नहीं करता मतलब क्या? हमने पढ़ाई सिर्फ एग्जामिनेशन देने के लिए करी थी? हमारे जीवन निर्माण में इस पढ़ाई का कहीं कोई योगदान नहीं था? मैं आपको बताऊं, मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, मैं तो हिंदी का कभी छात्र नहीं रहा दोस्तों। मैंने जिंदगी में कभी हिंदी नहीं पढ़ी सिवाय हाई स्कूल तक। मैं आपको बड़े यकीन से बता रहा हूं कि मैं अपनी स्टोरी आज आपके सामने रख रहा हूं कि नॉलेज क्या चीज होती है, एग्जामिनेशन क्या चीज होती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल लेवल तक, इंटरमीडिएट लेवल तक मान लीजिए, हाँ इंटर लेवल तक मैंने अपनी हिंदी पढ़ी है, वो भी सीबीएसई बोर्ड की। अगर आपके अगल बगल कोई सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट होगा ना, मैं सीबीएसई बोर्ड की कमियां नहीं गिना रहा हूं, लेकिन वास्तविकता बता रहा हूं कि जो यूपी बोर्ड की आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, इसका 50% भी नहीं है सीबीएसई बोर्ड की हिंदी। बहुत आसान है। मैं सीबीएसई का स्टूडेंट रहा, लेकिन आज आपके सामने हिंदी का टीचर बन के बैठा हूं और आप सभी के स्नेह के बलबूते यहां तक अगर मैं पहुंचा हूं तो इसमें बहुत बड़ी चीज यह है कि मैंने इस बात के लिए तैयारी कभी नहीं करी कि मुझे परीक्षा देना है। मैंने तैयारी इसलिए करी कि मुझे आपके सामने खड़ा होना है। दोस्तों, जितने लोगों के भी मेरे पास इस बात के मैसेजेस आ रहे हैं ना कि सर निराशा हावी हो गई है, सर हम लोग डिमोरलाइज हो गए हैं, सर पढ़ने का मन नहीं करता, बोर्ड डेट पर डेट बढ़ाता जा रहा है, एग्जाम कब होंगे पता नहीं चल रहा, सर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। आज मैं अभी शाम को सब्जी लेने के लिए गया था। आज जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, मैं शाम को सब्जी लेने के लिए गया था। मेरे विद्यालय युग निर्माण के 2-3 बच्चे मिले, रोड पे टहलते हुए, प्रणाम किया, हालचाल हुआ। मैंने पूछा, बच्चों का एक ही जवाब, सर पढ़ने का मन नहीं करता। यार पढ़ने का मन नहीं करता क्यों? मैं आपको बताऊं, मैं रामधारी सिंह दिनकर को आपके सामने रखना चाहता हूं। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी में लिखा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है।
सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। क्यों? पीसा जाता जब इच्छुदंड, गिरती रस की धारा प्रचंड। जब तक आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, जब तक आपके ऊपर समस्याएं नहीं आएंगी, आप साबित कैसे करोगे यार कि क्या चीज हो आप? परीक्षाएं तो हमेशा होती थी, रोज लोग पास हो जाया करते थे, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जो बढ़िया करेगा उसी का तो नाम आपके सामने चलेगा। मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं भगवान राम का। कौन राम? वो भगवान कब बने? जिस व्यक्ति को थोड़ा सोचिए कि उस व्यक्ति के माथे पे कितनी निराशा हावी हो जानी चाहिए, उस व्यक्ति को तो उठना ही नहीं चाहिए, उस व्यक्ति को तो बेहोश हो जाना चाहिए, दांत लग जाना चाहिए। कि जिस व्यक्ति की सारी तैयारियां हो चुकी हैं कि तुमको बेटा राजा बनना है, कल तुम अयोध्या के राजा बनोगे, और अयोध्या के राजा नहीं बनोगे, चक्रवर्ती राजा बनने वाले हो, पूरी पृथ्वी का अखंड भूमंडल राज्य तुमको मिलने वाला है। उस व्यक्ति को सुबेरे जब वो कपड़ा लत्ता नहा धो करके तैयार होता है तो पता चलता है कि बेटा नहीं, राज्य तो गया, अभी तुमको क्या करना? जंगल जाना है। अब बताइए इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी? अभी तो आप लोग के सामने सब कुछ उपलब्ध है, किताबें आपके पास हैं, माता पिता आपके पास हैं, सारे संसाधन आपके पास हैं, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। उनके पास क्या था? जाना है कहां? जंगल। ठीक, चलो भैया जंगल जाना है, एक बढ़िया से मिस्त्री लेते चलते हैं, कुछ पैसा लेते चलते हैं और बढ़िया मकान बनवा लेंगे, इन्वर्टर लगवा लेंगे, जनरेटर लगवा लेंगे, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, एसी वेसी लगा कर हम फर्स्ट क्लास रहेंगे ना। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। 14 वर्ष आपको वन में रहना है। कैसे? तपस्वी के वेश में, उदासीन हो करके। 1 रुपया खजाने से नहीं मिलेगा। ये जो कपड़ा लत्ता पहने हो ना, ये भी निकाल दो, धोती पहन के जाना। अब आप बताओ उस आदमी को क्या करना चाहिए? अगर अभी आज के डेट में हमको सुबेरे सुबेरे पिताजी कह दें कि ऐसा है, ये जो मकान है ना इसमें तुमको नहीं रहना, ऐसा निकल जाओ, कितने दिन? 14 साल 15 साल के बाद लौटना, क्या करेंगे हम? है क्षमता? अगर राम ने मना कर दिया होता, यदि राम ने अपने पिताजी को यह कह दिया होता कि यार बुढ़वा की सठिया गया है, दिमाग खराब है इसका, यदि राम के अंदर यह भावना आ गई होती कि यार पिताजी कर क्या रहे हैं आप, कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं? यदि पिताजी ने उनकी मां को कहा होता कैकेयी को कि ऐसा है कल तुम्हारे पिताजी को बुलवा रहा हूं, चुपचाप यहां से निकल जाओ अपने मायके, दोबारा यहां दिखना मत, ये घर फोड़ने वाला नियत तुम्हारे अंदर कहां से आ गया जी? यदि उनके पिताजी मंथरा को 2 झापड़ दे दिए होते कि बदतमीज कहीं कि तुमको हम रुपए पैसे पे नौकर रखे, तुम मेरा घर फोड़ रही हो, यदि इस तरह की परिस्थितियां बनी होती और यदि राम वन नहीं गए होते, राम के ऊपर विपत्ति नहीं आई होती, तो जैसे हम लोग अज को नहीं जानते, दिलीप को नहीं जानते, रघु को नहीं जानते, दशरथ की भी पूजा नहीं करते, वैसे राम की भी पूजा नहीं होती। राम की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो सहर्ष बन जाने को तैयार हो गया। जिस दिन उसको पता चला कि नहीं तुमको राज्य नहीं मिलने वाला, तुमको जंगल जाना है, उस दिन इतना खुश होता है, कहता है चारों तरफ से विधाता मेरे ऊपर खुश है। पिता दीन मोई कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। निगेटिविटी में पॉजिटिविटी की खोज, पिता ने मुझे राजा बना दिया। कहां का? जंगल का। पिता दीन मोई कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया, मुझे जंगल का राजा बना दिया। जिस दिन ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी ना, उस दिन से डिमोरलाइजेशन खत्म हो जाएगा। मेरे जैसा व्यक्ति, यार मैं कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूं, जी हां मैं कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूं। भारतीय रेलवे की एक शाखा है DFCC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL, इसके साथ जुड़ करके मैं लैंड एक्विजिशन का कार्य करता हूं। मैंने काम किया, अब मैं अपनी बात बताता हूं आपको कि मैंने सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई इलाहाबाद में, इलाहाबाद ईस्ट, बाबा चौराहा के बगल में हम लोग का कार्यालय हुआ करता था। जो लोग भी हमारे प्रयागराज के मित्र हैं ना, वो उसको ध्यान देंगे। जी हां, बाबा चौराहा, अशोकनगर, वहां से मैंने अपना सफर शुरू किया। मुझे सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मिला था वो इलाहाबाद से लेकर के फतेहपुर के बीच का रेलवे ट्रैक हमको डिजाइन करना था। वहां पे इलाहाबाद से आगे जब आप चलेंगे तो सिराथू पड़ता है, सिराथू के आगे पड़ता है भरवारी, भरवारी के आगे पड़ता है खागा, खागा के आगे पड़ता है फतेहपुर। ऐसे ये सब जगह बाईपास डिजाइन करने थे। मैंने उन रेलवे ट्रैक को डिजाइन किया। ये रविकांत त्रिपाठी आपके सामने बोल रहा है। उस समय हमारे CPM हुआ करते थे, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर साहब CP सिंह,
सीपी गुप्ता, क्षमा चाहूंगा, सीपी गुप्ता, एके सिंह हमारे डिप्टी सीपीएम हुआ करते थे, एमपी सिंह जैसा आदमी हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर में जुड़ता था। ये तमाम सारे लोग मिलकर के हम लोगों ने काम किया वहां पे। फिर मेरी पोस्टिंग उसके बाद से ट्रांसफर हुई, मैं वहां से कानपुर भेज दिया गया। जो कानपुर के मित्र वो ध्यान देंगे, किदवई नगर में साईं मंदिर के पास हमारा रूम था, हम वहां रहा करते थे। जी हां, किदवई नगर में एक साईं मंदिर है, पेट्रोल पंप है वहां पे बहुत बड़ा सा, उसके बगल में वहां हम रहा करते थे। हमने किदवई नगर में अपना 1.5 साल का समय बिताया और हमने वहां पे काम क्या किया, कानपुर से हम आगे बढ़े, वहां फफूद रेलवे स्टेशन पड़ता है दिव्यापुर, हमने वहां पे रेलवे का बाईपास डिजाइन किया। उस डिजाइन को करने के बाद मुझे एप्रिसिएशन मिला और मुझे टीम लीडर बना के भेजा गया। कहां? खुर्जा। बड़ा उल्टा जगह था खुर्जा, जहां पॉटरी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अलीगढ़ से आगे स्टेशन लगता है खुर्जा, मैं खुर्जा में रहा। कौरारा स्टेशन है फिरोजाबाद के पास, कौरारा से लेके बरहन तक, बरहन स्टेशन पड़ता है आगरा के आसपास, कौरारा से लेके बरहन तक का बाईपास रेलवे का ट्रैक मैंने डिजाइन किया। जी हां, जिस पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ी आज चलने जा रही है। फिर उसके बाद से फिर मेरी पोस्टिंग शिफ्ट की गई और हमारी पोस्टिंग लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में NHAI से दी गई उपसा में, उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे एसोसिएशन उपसा। और मैंने, जो मेरे मित्र इसमें बता रहा हूं, जो बागपत, शामली, सहारनपुर, खेकड़ा के होंगे वो ध्यान देंगे, मैं लोनी से लेकर के, दिल्ली में स्थान पड़ता है शहादरा से लेकर के लोनी, खेकड़ा होते हुए मैं सहारनपुर तक का जो रोडवेज है, जो खेकड़ा में बहुत बड़ा टोल प्लाजा भी बना हुआ है, उसकी टोटल ड्राइंग मैंने तैयार की है अपने मित्रों के साथ जुड़ करके। अब बताइए, मेरे जैसा व्यक्ति जो कैड का इंजीनियर है, सिविल का, वह व्यक्ति अगर आपको हिंदी पढ़ाने का प्रयास करता है तो इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। लेकिन पढ़ाता है कैसे? क्यों? ले फिर जलाया है मैंने चिराग, सिद्धांत, ले फिर जलाया है मैंने चिराग, ऐ हवा निकाल हौसला अपना। जिस दिन ये हिम्मत आपके अंदर रहेगी ना, फिर डिमोरलाइजेशन आपके ऊपर हावी नहीं होगा। मैं अपनी प्रेरणा स्रोत अपनी पत्नी को बनाता हूं, मेरी अर्धांगिनी आदरणीय श्रीमती प्रियंका मणि त्रिपाठी जी। 2011 में जब मेरा विवाह हुआ ना, उनकी प्रेरणा से और मेरे घर का अपना जो माहौल था, मेरे पिताजी परम पूज्य श्री आदरणीय शारदा मणि त्रिपाठी जी, जो कि MA संस्कृत LT और महंत त्रिवेणी पर्वत इंटरमीडिएट कॉलेज बिशनपुरा बाजार में सम्मानीय प्रधानाचार्य रहे, संस्कृत के प्रवक्ता थे। घर का माहौल मेरा संस्कृत का था, तो मैंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया और फिर संस्कृत पढ़ करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। हिंदी नहीं पढ़ा, फिर से मैं आपके सामने प्रेस्क्राइब कर रहा हूं कि मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा संस्कृत। लेकिन मैं आपको हिंदी किस लिए पढ़ाता हूं? क्योंकि मेरी इच्छा थी, मैंने पढ़ा। आप पढ़िए क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए। आप इसलिए मत पढ़िए कि परीक्षा होगी और परीक्षा मुझे पास करनी है। परीक्षा कब नहीं होती यार, जीवन में हर क्षण परीक्षा है। मेरे एक मित्र हैं आदरणीय श्री मनोज त्रिपाठी जी, आर्गन बजाते हैं, सिंथेसाइजर आर्गन, बहुत अच्छे प्लेयर हमारे देवरिया के। मैं बताऊं को अमेरिका, ट्रिनिडाद, टोबैगो, मॉरिशस, हर जगह जाकर के बजा चुके हैं मनोज त्रिपाठी जी। एक कार्यक्रम में हम लोग साथ जा रहे थे, मुझे एंकरिंग करनी थी, वहां पे उन लोगों को अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट करना था। मैं एक पब्लिक होस्ट और एंकर भी हूं, शायद आपको पता होगा। रास्ते में उन्होंने हमसे कहा कि रविकांत जी, जब कोई व्यक्ति नौकरी पाना होता है ना, तो एक बार इंटरव्यू देता है, उसकी नौकरी हो जाती है। मैंने कहा कि मनोज भैया, हम लोग स्टेज पे ना जितनी बार माइक पकड़ते हैं उतनी बार इंटरव्यू होता है। माइक से एक शब्द गलत बोला और भीड़ ने अंडे टमाटर हमारे ऊपर फेंकना शुरू कर दिए। देखिए, निराशा के लिए मतलब बहुत जगह है, चारों तरफ से घेर लेगी निराशा, जहां आप उसको रास्ता देंगे। रास्ता नहीं देना निराशा को जहां आपने रास्ता दिया, वो जगह बना के घेरते 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 बिल्कुल वैसी ही जगह बना लेगी जैसे पैसेंजर ट्रेन में आप सीट पर बैठे रहते हैं, पर्याप्त भीड़ होती है, एक आदमी उसी ट्रेन में घुसता है और धीरे से टेढ़ा होकर के आपके साथ जाके चिपक जाता है। उसका धीरे 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 करके उसी सीट पे कोने थोड़ा सा बैठ जाता है, फिर फैलते फैलते पूरा फैल करके बैठ जाता है और थोड़ा बाद उसी पे सो जाता है और आप कोने में आ जाते हैं। ये निराशा वैसी ही चीज है आपके जीवन में, जहां एक बार घुसी फिर वो घुसती चली जाएगी, आप उसको निकाल के बाहर नहीं कर पाओगे। तो मित्रों, मैं रविकांत त्रिपाठी आपके सामने हूं और मैं बड़ी गवाही के साथ कह रहा हूं कि जब मैं यहां तक पहुंचा हूं तो आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो, क्योंकि मैंने शुरुआत बहुत लेट से की ना। मैंने 2003 में इंटर पास किया और शुरुआत अपने कब की? 2011 में। 2003 से 2011 मैंने कितना समय निकाल दिया? 9 साल।
आपके पास तो समय है ना। और जहां तक रही बात परीक्षा की वजह से डिमोरलाइज होने की, नहीं होना, क्योंकि हमने परीक्षा देने के लिए तो पढ़ा ही नहीं था। हमने तो पढ़ा था अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ना, हमने अपने व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने सामाजिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया था कि जो आज पढ़े हैं वो आज के 10 साल बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकेंगे। कल को जो मुझे काम मिलेगा उस काम को मैं कितना बेहतर कर पाऊंगा, उसमें ये जो हमारे थ्योरम्स हैं कितने काम करेंगे, आप इस पे सोचिए। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि हम परीक्षा में कितना अंक पाएंगे। परीक्षा में अंक पाना नहीं पाना ये एक परिस्थिति की बात हो सकती है, लेकिन यह हमारे परिस्थिति में है, यह हमारे अंडर कंट्रोल है कि हमारे पास नॉलेज कितना है और उस नॉलेज को हम जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल करेंगे। यार संत कबीरदास ने कौन सी परीक्षा दे के पास किया था? कबीरदास ने पढ़ाई नहीं। रहीमदास ने कौन सी परीक्षा दे के पास की? लेकिन नहीं, जब उनके सामने समस्या पड़ी उस समस्या में उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला। आपदा में अवसर खोजिए। जब आपके सामने आपदा, देखिए वैश्विक महामारी है, हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन इसी परेशानी में एक आशा की सुनहरी किरण भी है। उसको खोजने का प्रयास करिए कि वह सुनहरी किरण आपको कहां जाके टच करती है। क्यों? क्योंकि एक चीज बहुत आपको अच्छे से बता दूं कि विपत्ति आदमी को निखारने का काम करती है। कहते हैं ना कि विपत्ति आती है तो दो तरह के लोगों पर प्रभाव डालती है। कौन? एक व्यक्ति जो होता है वो निखर जाता है, जो दूसरे लोग होते हैं वो बिखर जाते हैं। बिखरने नहीं देना अपने आप को, खास करके यदि आप रविकांत मणि के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बिखरने नहीं देना अपने आप को निखारना है, ऊपर उठाना है। मैं अपने मार्गदर्शक, अपने प्रेरणा स्रोत, अपने आइडियल आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करूं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब बहुत गरीब थे। गरीब इस स्तर के थे कि अपने मामा जी के साथ मिलकर के अखबार बांटने का काम करते थे, डोर टू डोर। जिस जमाने में वो अखबार बांटते थे उस समय अखबार की हेडलाइन पढ़ पढ़ के लोग चिल्लाते थे ताकि लोग अखबार खरीदें। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अपडेट हो गई है ना कि मोबाइल पे, फोन पे, लैपटॉप पे, हर चीज पे उपलब्ध हो गया ई पेपर और बी पेपर। या अभी हम लोग पैसे रुपए से इतने सक्षम हो गए कि हर घर में पेपर पहुंचने लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि गरीबी बहुत ज्यादा थी, अभी हम लोगों ने देखी है गरीबी। अभी आज के 20 साल पीछे चले जाएंगे ना तो हम लोग के परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आज हम यहाँ पे एप्पल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके सामने वीडियो बना बना भेज रहे हैं। बहुत गरीबी थी, मेरे परिवार में थी, दूसरे की बात मैं क्या करूं। तो सोचिए कलाम साहब अखबार की हेडलाइन चिल्ला चिल्ला के लोग बोलते थे। पुरानी पिक्चरें जब आप देखें ना मुंबई वगैरह की सड़कों पे देखेंगे, उन पिक्चरों में दिखाता है कि जो पेपर हॉकर्स होते हैं वो हेडलाइन को चिल्लाते हुए साइकिल चलाते हैं और लोग हेडलाइन को सुन करके स्ट्राइक करता। अच्छा ऐसी खबर छपी क्या, एक पेपर देना भाई। कलाम साहब तुतला के बोलते थे बचपन में, और तुतला के बोलने की वजह से साफ हेडलाइन चिल्ला नहीं पाते थे। इस वजह से अखबार बांटने की उनकी नौकरी चली गई। उनके मामा ने नौकरी छीन ली, कहीं नहीं तुम अखबार भी नहीं बांट सकते। सोचो अब क्या हुआ, वो व्यक्ति मिसाइल मैन बना। क्यों? जीजीवी और इच्छा शक्ति के बल पे। यदि उसको यह लग गया होता कि यार मैं तो किसी लायक नहीं हूं, अखबार भी नहीं बांट सकता, तो फिर क्या होता? फिर तो खत्म सब कुछ। लेकिन नहीं, जीवन में कौन सी चीज शेष रहती है, इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि सब कुछ खत्म होने के बाद वह उम्मीद शेष रहती है जिसके बल पे आप सब कुछ वापस पा सकते हैं। इसलिए मित्रों उम्मीद नहीं खोना है। उम्मीद का दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए, भले ही धीमे जले, तेज जले, झंझावात के साथ जले, बुझना नहीं चाहिए। उम्मीद का दीपक जिस दिन बुझा उस दिन समझो ये धरती आपके लिए समाप्त हो गई, फिर धरती पे आपके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और जीवन में कभी भी किसी भी चीज को लेकर के निराश नहीं होना। मैं एक कहानी के साथ अपने आज इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि एक लड़का था, एक आईटी की कंपनी में नौकरी के लिए गया। एक लड़का एक आईटी कंपनी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर की कंपनी में नौकरी के लिए गया। सारी चीजें हो गई, इंटरव्यू जब होने लगा तो उससे जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा कि प्लीज अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए, प्लीज अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए। लड़के ने कहा मेरे पास ईमेल आईडी तो नहीं है। कहा ऐसा है कि अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो फिर आप कैसे अपडेट पाएंगे इस कंपनी में? चलिए ठीक है, आपको बाद में कॉल किया जाएगा। हटा दिया। ईमेल आईडी न होने की वजह से उसको नौकरी पे नहीं रखा। वो लड़का बाहर आया, दूसरी जगह ट्राई किया, तीसरी जगह ट्राई किया, चौथी जगह ट्राई किया, नहीं हुआ। बाद में वो क्या किया, बाद में वो एक चाय की दुकान पे काम करने लगा।
कालांतर में उसकी सेवा भावना से मालिक प्रसन्न हुआ। उसने उसको गद्दी पे बैठाना शुरू कर दिया कि बेटा ऐसा तुम चाय बनाओ, जो पैसा रुपया है उसको भी संभाल के रखो। कालांतर में धीरे 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 जो चाय की दुकान का जो मालिक था उसका देहावसान हो गया और ये मालिक बन बैठा। फिर धीरे धीरे चाय की दुकान को बढ़ाते बढ़ाते उसने समोसा बेचना शुरू किया, फिर मिठाइयां बेचनी शुरू की और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। बहुत बड़ा जब कॉन्ट्रैक्टर बन गया, करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ का जब उसका टर्नओवर पहुंच गया, तब उसका संजोग से एक मित्र जो फॉरेन में रहता था वो आया उसके पास और उसने उससे कुछ मिठाइयां खरीदी। खरीदने के बाद उसने कहा कि अपनी ईमेल आईडी बता दो ताकि मैं तुमसे अपडेट लेता रहूंगा। इसने कहा कि दोस्त मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है। कहा रे बाप, इतना बड़ा तुम्हारे पास टर्नओवर, इतना बड़ा तुम्हारी कंपनी, इतनी बड़ी मिठाइयों की पैकिंग का सब कुछ चल रहा है, तुमने ईमेल आईडी नहीं बनाई आज तक? कहा नहीं बनाई। कहा पता है तुमको कि अगर तुम्हारे पास ईमेल आईडी होती तो तुम कहां होते? कहा अच्छी तरह पता है, चपरासी होता। कहा अच्छी तरह पता है, मैं चपरासी होता, क्योंकि ईमेल आईडी अगर होती तो वहीं पर नौकरी मिल गई होती, फिर वहीं हम समाप्त हो जाते। लेकिन नहीं, घबराहट और बेचैनी से कभी भी अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना है। मित्रों, मैं रविकांत मित्र पाठी एज अ टीचर, एज ए मेंटर, एज एन अंकल और एज पर योर फैमिली मेंबर, मैं हमेशा आपके साथ हूं। जिस दिन आपको कहीं भी लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ है तो प्लीज आप मेरे पास आइए। मैं आपके साथ 2 कदम नहीं, 4 कदम नहीं, 10 कदम चलने को तैयार हूं। लेकिन हतोत्साहित नहीं होना। जो डर गया वो मर गया। हमें क्या करना है? उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में हतोत्साहित नहीं होना। अपने जीवन में हमेशा प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है। परीक्षाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमारे जीवन में जो अवसर मिला है नॉलेज गेन करने का वो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय का भरपूर सहयोग करिए। पूरी तरह से जितना सदुपयोग कर सकते हैं सदुपयोग करिए और अपने ब्रेन में जो भर सकते हैं भर लीजिए, क्योंकि कल को जब आपको लगेगा नहीं कि ये चीज मुझे पढ़ना चाहिए था, उस समय हमने छोड़ दिया, तो पके घड़े पे मिट्टी नहीं चढ़ती। घड़ा अगर पक जाए ना तो उस पर मिट्टी नहीं चढ़ती। मैं आज 34-35 वर्ष की उम्र में पहुंच चुका हूं। बहुत सारी चीजें मैं याद करने का प्रयास करता हूं, अब याद नहीं होती। इसलिए अभी आपके पास मौका है, उसका सदुपयोग करिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं मिलता रहूंगा आपको ऐसे ही। चलते हैं फिर। मैं रविकांत मित्र पाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आपके एक अभिभावक के रूप में नमस्कार, सत श्री अकाल, जय